नमस्कार दोस्तों, प्रभा चिंतन चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरी सीरीज गुनाहों के देवता का 10वां भाग है। अभी तक आपने सुना सुधा कहीं बाहर घूमने गई है और बिनती चंदर को लड़के की फोटो दिखाती है। घर पर सुधा की दोस्त गेसु सुधा से मिलने के लिए आई हुई है। अब आइए आगे सुनते हैं। अरे ये तो मिश्र हैं, कामरेड कौशल मिश्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठी चार्ज सभी घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता कि चलो सुधा के भाग की रेखा उसे अच्छी जगह ले गई। फिर कभी सोचता कि मिश्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा की उससे निभेगी या नहीं। फिर सोचता नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। इन्हें आप जानते हैं? बिनती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। चंदर ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिनती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, पलकों में आए हुए आंसू रोककर और ओंठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंदर की आंखें भर आई। बिनती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा दीदी के साथ निभाह किया है, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसे निश्चल प्यार दिया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊंचा उठ जाता है, फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर इतने आज शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को तो आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फोटो रख तो आऊं, वरना दीदी आ जाएंगी। बिनती ने फोटो ली और चली गई। बिनती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिनती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिनती, मुझे यह लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है ना, सहना पड़ेगा। बिनती बोली, हाँ सो तो है। अच्छा बिनती, सुधा ने यह फोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि यह फोटो दिखा दे सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया है कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझें तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है। बिनती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। बिनती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिनती? देख रही हूँ कि आपकी पलकें झपकती हैं या नहीं। बिनती बहुत गंभीरता से बोली। क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक ना समझें, मैंने अपनी जिंदगी में जितने लोग देखे उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फोटो ले आओ, उसने कहा। आज ही दिखा दूं? जाओ खाना भी ले आओ। अब घर जाकर क्या करना है? पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई थी, इसलिए बिनती सेंक सेंक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौके के अंदर खा रही थी और चंदर चौके के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते थे। देखो आज बिनती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो कि मालूम ही नहीं पड़ता, रोटी एक ही सोखता। चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो? बिनती की हमसे जिंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, बिनती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिनती ने आंख के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला,
तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्रा को, वही बरेली वाले। उन्होंने तुम्हें खत लिखा था, उन्होंने तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला, नहीं, खत वत नहीं लिखते, उन्हें एक दफे बुलाओ तो यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद, तब तुमसे खूब परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा, क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली, अब हम सोचते हैं कुछ काम करना चाहिए, बहुत खेल कूद लिए, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें। पहले बताओ हमें क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र। चंदर ने कहा, इनाम देंगे इन्हें, सुधा बोली और झट से झपट कर चित्र छीन लिया। अरे छू लिया? चौके में से बिनती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी, अब छू गई थी वह, अब खाना नहीं खा सकती थी। अच्छी फोटो देखी दीदी? सामने की थाली फूट गई, बिनती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़कर फोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखती हुई बोली, अच्छी लगी फोटो, पसंद है? चंदर ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते हैं ये, सुधा बोली। अच्छा सुधा, यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहें, मानोगी? क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी? चंदर ने उसकी अंगूठी की ओर एकटक देखते हुए कहा। फिर हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो, चंदर ने पूछा। हाँ हाँ कह तो दिया, अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में, बाड़ी में, अंग अंग से सुधा के आत्मसमर्पण छलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा। देखो, उसने सुधा की अंगुलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा, मेरी सुधी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? यही शक्ल है इसकी हमसे ब्याह करने की? चंदर, हम ऐसा मजाक नापसंद करते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। तुम अभी वादा कर चुकी हो, चंदर ने बहुत अजाजी से कहा। वादा? कैसा? तुम कब अपने वादे निभाते हो? फिर यह धोखा देकर वादा कराना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते हमसे, हमारे मन में आता सो कहते। हमें इस तरह से बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा मारे गुस्से के रोने लगी। चंदर स्तब्ध, उसने इस दृश्य की कल्पना नहीं की थी। वह क्षण भर खड़ा रहा। वह क्या कहे सुधा से, कुछ समझ में नहीं आता था। वह गया और रोती हुई सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। हटो उधर। सुधा ने बहुत रुखाई से हाथ हटा दिया और आंचल से सिर ढकती हुई बोली, मैं ब्याह नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। तुम सभी लोग ने मिलकर मुझे मार डालने की ठानी है, तो मैं अभी सिर पटक कर मर जाऊंगी। और मारे तैस के सचमुच सुधा ने अपना सिर दीवार पर पटक दिया। अरे! दौड़कर चंदर ने सुधा को पकड़ लिया, मगर सुधा ने गरज कर कहा, दूर हटो चंदर, छूना मत मुझे। और जैसे उसमें जाने कहां से इतनी ताकत आ गई है, उसने अपने को छुड़ा लिया। चंदर ने दबी जबान से कहा, छी सुधा, यह तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। यह भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ वही चंदर हो, और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए हो मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दे दिया, हमें पापा से यह उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा पास रख पाया है? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, यह फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जबान हिली कैसे? शर्म नहीं आती तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें,
हमें यह नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। थोड़ी देर चुपचाप सिसकती रही सुधा और फिर धधक कर उठी। कहाँ है वह फोटो? लाओ, अभी मैं जाऊंगी पापा के पास और कहूंगी उनसे, हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, वह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। झूठी बात है। और उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो कदम बढ़ाया, चंदर ने डांट कर कहा। बैठो इधर। मैं नहीं रुकूंगी, सुधा ने अकड़ कर कहा। नहीं रुकोगी? नहीं रुकूंगी। और चंदर का हाथ तैस में उठा और एक भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां उपट आईं। वह स्तब्ध, जैसे पत्थर बन गई हो। आंखों में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गई, ओंठों में आवाज जम गई और सीने में सिसकियां जम गई। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और सिर पकड़कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जमीन पर बैठ गई, चंदर के घुटनों पर सिर रख दिया। बड़ी भारी आवाज में बोली, चंदर, देखें तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें कब्र मुंह फाड़कर जमुहाई ले रही थी। सुधा एकाएक फिर सिसक पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर, सचमुच मुझे आश्रय से निकाल कर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात दूसरी है, जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकाला करो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थाम कर बैठ गया। 5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पांवों को छाती से चिपकाए सुनी सुनी निगाहों से जाने क्या देख रही थी दीवार पर। दिशाओं के पार, क्षितिज के परे। दीवार पर घड़ी चल रही थी, टिक टिक। चंदर ने सिर उठाया और कहा, सुधा हमारी तरफ देखो। सुधा ने सिर ऊपर उठाया। चंदर बोला, सुधा तुम हमें क्या समझ रही होगी, लेकिन अगर तुम समझ पाती कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। सुधा कुछ नहीं बोली। चंदर कहता गया, मैं तुम्हारे मन को समझता हूँ सुधा। तुम्हारे मन ने जो तुमसे नहीं कहा वह मुझसे कह दिया था। लेकिन सुधा, हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में क्या इसलिए आए कि एक दूसरे को कमजोर बना दें, या हम लोगों ने स्वर्ग की ऊंचाइयों पर साथ बैठकर आत्मा का संगीत सुना सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ब्याह की शहनाई में बदल दें। गलत मत समझो चंदर, मैं गेसू नहीं कि अख्तर से ब्याह के सपने देखूं, और ना तुम ही अख्तर हो। चंदर, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए राखी के सूत से भी ज्यादा पवित्र रही हूँ, लेकिन मैं जैसी भी हूँ मुझे वैसे ही क्यों नहीं रहने देते। मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मैं पापा के पास रहूँगी। शादी को मेरा मन नहीं कहता, मैं क्या करूँ। तुम गुस्सा मत हो, दुखी मत हो। तुम आज्ञा दोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन हत्या करने से पहले यह तो देख लो कि मेरे हृदय में क्या है। सुधा ने चंदर के पांवों को अपने हृदय से और भी दबाकर कहा। सुधा, तुम एक बात सोचो, अगर तुम सबका प्यार बटोरती चलती हो तो कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है या नहीं? पापा ने आज तक तुम्हें किस तरह पाला है, अब क्या तुम्हारा फर्ज यह है कि तुम उनकी बात को ठुकराओ? और एक बात और सोचो, हम पर कुछ विश्वास करके ही उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें फोटो पसंद कराऊं। अगर अब तुम इनकार कर देती हो तो एक तरफ पापा को तुमसे धक्का पहुंचेगा, दूसरी ओर मेरे प्रति उनके विश्वास को कितनी चोट लगेगी। हम उन्हें क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे भला? तो तुम क्या चाहती हो? महज अपनी थोड़ी भावुकता के पीछे तुम सभी की जिंदगी चौपट करने के लिए तैयार हो? यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या कहेंगे पापा कि चंदर ने अभी तक तुम्हें यही सिखाया था? हमें लोग क्या कहेंगे बताओ? आज तुम शादी ना करो, उसके बाद पापा हमेशा के लिए दुखी रहा करें और दुनिया हमें कहा करे, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं, सुधा ने भर्राए हुए गले से कहा। तब और फिर एक बात और है ना सुधी, सोने की पहचान आग में होती है ना। लपटों में अगर उसमें और निखार आए तभी वह सच्चा सोना है। सचमुच मैंने तुम्हारे व्यक्तित्व को बनाया है या तुमने मेरे व्यक्तित्व को बनाया है, यह तो तभी मालूम होगा जब हम लोग कठिनाइयों से, वेदनाओं से, संघर्षों से खेलें और बाद में विजयी हों
और तभी मालूम होगा कि सचमुच मैंने तुम्हारे जीवन में प्रकाश और बल दिया था। अगर सदा तुम मेरी बाहों की सीमा में रही और मैं तुम्हारी पलकों की छाँव में रहा और बाहर के संघर्षों से हम लोग डरते रहे तो कायरता है। और मुझे अच्छा लगेगा कि दुनिया कहे मेरी सुधा जिस पर मुझे नाज था वह कायर है। बोलो, तुम कायर कहलाना पसंद करोगी? हाँ, सुधा ने फिर चंदर के घुटनों में मुंह छिपा लिया। क्या? यह मैं सुधा के मुंह से सुन रहा हूँ? छी पगली, अभी तक तेरी निगाहों ने मेरे प्राणों में अमृत भरा है और मेरी सांसों ने तेरे पंखों में तूफानों की तेजी। और हमें तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि अब सामने जो रास्ता है उसमें हम लोगों को यह सिद्ध करने का अवसर मिलेगा कि सचमुच हम लोगों ने एक दूसरे को ऊंचाई और पवित्रता दी है। मैंने आज तक तुम्हारी सहायता पर विश्वास किया था, आज क्या तुम मेरा विश्वास तोड़ दोगी सुधा? इतनी क्रूर क्यों हो रही हो आज तुम साधारण लड़की नहीं हो, तुम ध्रुव तारा से ज्यादा प्रकाशवान हो। तुम यह क्यों चाहती हो कि दुनिया कहे सुधा भी एक साधारण सी भावुक लड़की थी और आज मैं अपने कानों से सुनूं? बोलो सुधी। चंदर ने सुधा के सिर पर हाथ रखकर कहा। सुधा ने आंखें उठाई, बड़ी कतार निगाहों से चंदर की ओर देखा और सिर झुका लिया। सुधा के सिर पर हाथ फेरते हुए चंदर बोला, सुधा मैं जानता हूँ और तुम पर शायद बहुत सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे सिवा और कौन है मेरा बताओ? तुम्ही पर अपना अधिकार भी आजमा सकता हूँ। विश्वास करो मुझ पर सुधा। जीवन में अलगाव, दूरी, दुख और पीड़ा आदमी को महान बना सकती है। भावुकता और सुख हमें ऊंचे नहीं उठाते। बताओ सुधा, तुम्हें क्या पसंद है? मैं ऊंचा उठूं तुम्हारे विश्वास के सहारे, तुम ऊंची उठो मेरे विश्वास के सहारे। इससे अच्छा और क्या है सुधा? चाहो तो मेरे जीवन को एक पवित्र साधन बना दो, चाहो तो एक छिछली अनुभूति। सुधा ने एक गहरी सांस ली, क्षण भर घड़ी की ओर देखा और बोली, इतनी जल्दी क्या है अभी चंदर? तुम जो कहोगे मैं कर लूंगी। और फिर वह सिसकने लगी, लेकिन इतनी जल्दी क्या है, अभी मुझे पढ़ लेने दो। नहीं, इतना अच्छा लड़का फिर मिलेगा नहीं, और इस लड़के के साथ तुम वहाँ पढ़ भी सकती हो। मैं जानता हूँ उसे, वह देवताओं सा निश्चल है। बोलो, मैं पापा से कह दूं कि तुम्हें पसंद है? सुधा कुछ नहीं बोली। मौन का मतलब हाँ है ना? चंदर ने पूछा। सुधा ने कुछ नहीं कहा, झुककर चंदर के पैरों को अपने ओंठों से छू लिया और पलकों से 2 आंसू चू पड़े। चंदर ने सुधा को उठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को सदा ऊंचा बनाएगा सुधा। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मुझे तुम पर गर्व है, और फोटो उठाकर बाहर चलने लगा। कहाँ जा रहे हो? जाओ मत। सुधा ने उसका कुर्ता पकड़कर बड़ी अजीजी से कहा, मेरे पास रहो, तबीयत घबराती है। चंदर पलंग पर बैठ गया। सुधा तकिए पर सिर रखकर लेट गई और फटी फटी पथराई आंखों से जाने क्या देखने लगी। चंदर भी चुप था, बिल्कुल खामोश। कमरे में सिर्फ घड़ी चल रही थी, टिक टिक। थोड़ी देर बाद सुधा ने चंदर के पैरों को अपने तकिए के पास खींच लिया और उसके तलवों पर ओंठ रखकर उसमें मुंह छिपाकर चुपचाप लेटी रही। बिनती आई, सुधा हिली भी नहीं। चंदर ने देखा वह सो गई थी। बिनती ने फोटो उठाकर इशारे से पूछा, मंजूर? हाँ। बिनती ने बजाय खुश होने के चंदर की ओर देखकर सिर झुका लिया और चली गई। सुधा सो रही थी और चंदर के तलवों में उसकी नरम कुंवारी सांसें गूंज रही थी। चंदर बैठा रहा चुपचाप। उसकी हिम्मत ना पड़ी कि वह हिले और सुधा की नींद तोड़ दे। थोड़ी देर बाद सुधा ने करवट बदली तो वह उठकर आंगन के सोफे पर जाकर लेट गया और जाने क्या सोचता रहा। जब उठा तो देखा धूप डल गई है और सुधा उसके सिरहाने बैठी उसे पंखा झेल रही है। उसने सुधा की ओर एक अपराधी जैसी कतार निगाहों से देखा और सुधा ने बहुत दर्द से आंखें फेर ली और ऊंचाइयों पर आखिरी सांसें लेती हुई मर्दासन धूप की ओर देखने लगी। चंदर उठा और सोचने लगा तो सुधा बोली, कल आओगे कि नहीं? क्यों नहीं आऊँगा? चंदर बोला, मैंने सोचा शायद अभी से दूर होना चाहते हो। एक गहरी सांस लेकर सुधा बोली और पंखे की ओट में आंसू पोंछ लिए।
दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।